आपको बाकी पावर मिलेगा विच इज नोन एज रिएक्टिव पावर, जिसको आप नॉन यूजफुल पावर भी बोलते हो। तो देखना हमेशा बोलते हैं, आपको एक लाइन में स्टेटमेंट दे देता है जो भी फैकल्टी है, रिएक्टिव पावर आपका फ्लो करता है फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड लोड टू सोर्स। रिएक्टिव पावर फ्लो करता है फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड लोड टू सोर्स बाय डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? एक बार गया उधर, उधर से इधर, मतलब वोल्टेज आपका अगर एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो ये पावर आपका 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव पावर। तो बेसिक में मैं डिटेल पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, वो काम का नहीं है अपने, बस आपको पावर ट्रायंगल समझाना हमको जरूरी है कि पावर ट्रायंगल क्या होता है, कंजुगेट ऑफ करंट क्यों लेते हैं वो पता होना चाहिए, और कब हमारा इंडक्टर के अक्रॉस पावर मिलेगा, कब कैपेसिटर के अक्रॉस पावर मिलेगा, वो भी क्लियर होना जरूरी है। तो यहां देखिए मैं आपको बोला कि जैसे डीसी होता है और एसी होता है, तो इसमें कुछ एनालॉगस हमने बताया कि इधर आपका जो वीडीसी है वही इधर वीआरएमएस हो जाता है, इधर आपका जो आईडीसी है वही आपका इधर आईआरएमएस हो जाता है। उसी तरह से इधर जो आपको पावर मिलता है सिर्फ पीडीसी, इधर उसका कुछ एनालॉगस तो होना चाहिए ना, इधर उसका कुछ एनालॉगस तो होना चाहिए। तो पीडीसी को इधर जो हम लिखते हैं वो वीडीसी मल्टीप्लाइड बाय आईडीसी लिखते हैं। तो इधर जो इसका एनालॉगस होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल पावर विच इज ऑल्सो नोन एज एपरेंट पावर। आप इसको कॉम्प्लेक्स पावर कब बोलोगे वो भी मैं बताऊंगा, अभी आप इसको वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस बोल सकते हो। और चूंकि ये फेजर है तो वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस का कंजुगेट। कंजुगेट क्यों लेते हैं टेंशन ना लो, बता दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, दैट मीन्स कि इसका एनालॉगस ऐसा कुछ है। तो ये हुआ टोटल पावर। यूजफुल पावर हमारा ये है कितना, तो टोटल पावर अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसको मैं कॉम्प्लेक्स पावर बोलता हूं क्योंकि ये फेजर के साथ है, और मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर। तो दोनों सेम ही है, एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा आपका मैग्नीट्यूड विथ फेजर अगर हम ले लेंगे, एंगल ले लेंगे, तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स पावर। तो दोनों को डिफरेंट मत समझो, कॉम्प्लेक्स पावर वी आई कंजुगेट, ठीक है। तो एस जो है ये टोटल पावर है, इसी को हम लोग टोटल पावर बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर। तो देखो जो साइंटिस्ट लोग हैं टोटल पावर देखें तो उनको समझ में आएगा अच्छा ये टोटल पावर जो है वो वी आई है। अच्छा एक्टिव पावर जो कि यूजफुल पावर है वो आपका वी आई कॉस फाई है। अच्छा एक काम करो, इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाऊं तो कैसे बनेगा, तो अगर मान लीजिए ये हमारा कुछ ऐसा है, ये आपका P हो गया, ये टोटल पावर हो गया VI। एक फेजर में बना रहा हूँ, छोड़ो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, फेजर बना रहा हूँ, ठीक है, फेजर में बना रहा हूँ सोच सोच के। तो मेरे को दिखा कि VI इज दी टोटल पावर, कुछ है टोटल पावर, कुछ एंगल पे हो सकता है, एंगल रिप्रेजेंट किए तो कॉम्प्लेक्स पावर हो जाएगा, नो इशू। लेकिन टोटल पावर का मैग्नीट्यूड VI है, इसका मान लो कुछ एंगल है, मान लो कुछ एंगल है फाई, मान लो किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इस टोटल पावर का कुछ आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा विच इज नोन एज वी आई कॉस फाई। अच्छा तो इस टोटल पावर का इमेजिनरी एक्सिस पे भी तो कुछ कंपोनेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वी आई साइन फाई। अच्छा ठीक है, ये तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि एक वी आई कॉस फाई है विच इज नोन एज एक्टिव पावर, और वी आई साइन फाई को क्या नाम दे, ये पावर और ये पावर दोनों का एडिशन टोटल पावर होना चाहिए, फेजर एडिशन, ठीक है। तो टोटल पावर हम वीआई से निकाल लिए, नो प्रॉब्लम, ये हमको पता है, वोल्टेज पता है, करंट पता है, आरएमएस वैल्यू निकाल के हम वीआई निकाल लिए, टोटल पावर। एक्टिव पावर निकालने का बहुत तरीका है, वाट मीटर मेथड आप पढ़ते हो, 3 फेज के लिए 2 वाट मीटर मेथड होता है, सिंगल फेज में भी वाट मीटर लगा के आप ये एक्टिव पावर कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटली आप टोटल पावर निकाल लिए और एक्टिव पावर निकाल लिए, एक्टिव पावर का फॉर्मूला आपको पता चल गया, तो एक और पावर इजिली निकल जाएगा। टोटल में से एक्टिव पावर माइनस करेंगे, दैट विल गिव यू द रिएक्टिव पावर, लेकिन माइनस जो होगा बाय फेजर, विथ फेजर होगा, है ना। तो ये जो आप निकालते हो इसका जो इमेजिनरी कंपोनेंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर क्यू। तो रिएक्टिव पावर कुछ नहीं है, एक हाइपोथेटिकल केस ले लो कि आप एक पावर है 100 वोल्ट एम्पियर, आपके पास पावर है टोटल पावर, उसका कुछ एक्टिव पावर आप निकाल लिए 60 वाट, 60 वाट, वाट है ना, एक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है वाट, ये सब तो मैं बताऊंगा।
तो एक्टिव पावर 60 वाट है, टोटल पावर आपका 100 है, तो 60 वाट इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, 100 वी आई इज इक्वल टू वी आई। तो रिएक्टिव पावर कितना होगा, तो 100 साइन फाई, तो इससे हम कॉस फाई निकाल लिए, 100 कॉस फाई इज इक्वल टू 60, कॉस फाई निकल गया, साइन फाई निकल गया, वी आई 100 मिला हुआ है, तो रिएक्टिव पावर भी हम निकाल लिए। तो इनडायरेक्टली हम रिएक्टिव पावर कैलकुलेट कर लिए कि रिएक्टिव पावर हमारा कितना है, क्यूएल अभी नहीं लिखते, इनडायरेक्टली मतलब एक्सपेरिमेंटली हम देखे क्या कि हम एक्टिव पावर निकाल लिए, टोटल पावर हम निकाल लिए, तो ये पावर जो आएगा वो कितना आ सकता है, तो इस तरह से, दिस इज नोन एज पावर ट्रायंगल। और पावर ट्रायंगल में हमेशा आप देखना पी आपका हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि वी आई कॉस फाई कोसाइन कंपोनेंट इसका हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, और वी आई साइन फाई हमेशा ये वाई एक्सिस पे जाएगा। अब वो प्लस भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यही जो आपका पावर होता है नेट रिजल्टेंट पावर, या तो आप ऐसे बना दो या फिर इधर लेकर दिस इज क्यू, और नेट रिजल्टेंट पावर ये आपका एपरेंट पावर हो गया, और दिस इज नोन एज पावर फैक्टर। तो जो फाई एंगल है ना, फाई एंगल वो आपका पावर ट्रायंगल में वैलिड होता है और इंपीडेंस ट्रायंगल में वैलिड होता है। वोल्टेज करंट का जो एंगल है वो फाई जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। इंपीडेंस ट्रायंगल में भी हम देखे थे फाई आया था, और पावर ट्रायंगल में भी जो आएगा वो फाई आएगा, लेकिन करंट का जो एंगल है वो जरूरी नहीं है कि फाई हो, वो डिपेंड करता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट पे। तो अगर एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट नहीं आता तो क्या ये फाई आता, नहीं आता सर, बिल्कुल भी नहीं आता। तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, यही दोनों तो है, इंडक्टर और कैपेसिटर, क्योंकि इसी में जे टर्म आता है। और I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड जो करते हैं, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा, या आर माइनस जे अपॉन ओमेगा से जो आता है, वो जे टर्म जो आता है उसके वजह से करंट में एंगल आ रहा है। तो करंट में एंगल प्रोड्यूस करने के जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही दोनों हैं। ये दोनों नहीं रहता तो ये आपका टोटल का टोटल पावर पी में रहता। इसी दोनों के वजह से आपका कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर। अब इसमें से क्यूएल किधर जाएगा, क्यूसी किधर जाएगा, वो चीज आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किए, हम आपको बताएं एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट, एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट। अब ध्यान से देखना, एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट, ठीक है। अब मान लो v आपका कुछ है एट एन एंगल ऑफ 0, I जो है वो एट एन एंगल ऑफ -5, मतलब लैग कर रहा है। वोल्टेज और करंट आपका माइनस पे है, ये आपका वोल्टेज, और करंट आपका ऐसा है -5, मतलब ये 5 है ना, -5 मत लिख देना, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हम क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए, v एट एन एंगल ऑफ 0 पे। तो ये आपका लैगिंग नेचर हो गया, ठीक है सर, लैगिंग नेचर हो गया, बिल्कुल। इसका हम कंजुगेट ले लिए, तो इसका कंजुगेट लेंगे तो यहां पे देखो वी आई एट एन एंगल ऑफ +5 आ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी आई कॉस फाई प्लस जे वी आई साइन फाई। सब कराया हूं, ये मैं आपका रूट ऑलरेडी बना चुका हूं, फिर से रूट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही तो है आपका एक्टिव पावर, यही तो है आपका एक्टिव पावर। हाँ सर बिल्कुल सही बात, ये जो है यही तो है आपका रिएक्टिव पावर। तो देखो करंट आपका जब लैग करेगा, करंट लैग किस केस में करता है, इंडक्टिव केस में या कैपेसिटिव में, तो आप बोलोगे सर इंडक्टिव केस में। हाँ, इंडक्टर जब प्रेजेंट रहता है तो करंट लैग करता है, या फिर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तभी करंट लैग करेगा, आरएल सीरीज आरएलसी सर्किट में, या फिर सी नहीं होगा सिर्फ आरएल नेटवर्क होगा तो करंट लैग करेगा। हमको मालूम है इंडक्टिव सर्किट में हमेशा करंट लैग करता है। तो क्या कैपेसिटर नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कैपेसिटर का हो सकता है वैल्यू जो हो वो एक्सएल का वैल्यू ज्यादा हो एक्सी से, अगर सीरीज की बात करें तो ओवरऑल आपका करंट लैग कर जाएगा। इंडक्टिव नेचर का ये सर्किट होगा। तो इंडक्टिव नेचर में आपको जो Q मिल रहा है वो प्लस मिल रहा है, इंडक्टिव नेचर में Q जो मिल रहा है वो प्लस मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोले QL, ठीक है, QL। और अगर फेजर में लिखना है तो हम सीधे लिखेंगे जे बी आई साइन फाई। तो जे टर्म अगर आ गया तो फेजर की बात है, मतलब 90 डिग्री वो प्लस में आ रहा है। मतलब कि अगर आपका लैगिंग सर्किट है तो करंट का एंगल माइनस में है, लेकिन आपका नेट पावर, एपरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स पावर का जो एंगल है वो प्लस में है, एग्जैक्टली करंट के अपोजिट, एग्जैक्टली करंट के अपोजिट।
क्लियर है इतनी बात? मतलब कि अगर लैगिंग नेचर है तो उसका कॉम्प्लेक्स पावर प्लस में रहेगा। लिख लीजिए, लैगिंग नेचर में कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल जो होगा वो प्लस में होगा, और उसी तरह से लीडिंग नेचर का कॉम्प्लेक्स पावर आपका जो होगा वो माइनस में होगा। ध्यान रखिएगा, लीडिंग नेचर में करंट आपका लीड करता है तो वहां पे एंगल पॉजिटिव होगा करंट का, लेकिन कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर? तो ये चीज, छोटी छोटी चीज है, बहुत डिटेल में, मतलब 2 घंटा क्लास ले सकता हूं इस पे, लेकिन अभी उतना जरूरत नहीं है। बस आप ये समझो, लास्ट में नट एंड सेल अगर मैं बात करूं तो ये आपको बनाने आना चाहिए कि एक्टिव पावर हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस पे होगा। QL इंडक्टिव रिएक्टिव पावर हमेशा आपका प्लस जे में जाएगा। ये QL क्या है? रिएक्टिव पावर बाय एब्जॉर्ब बाय दिस इंडक्टर। QC हमेशा आपका माइनस में जाएगा, और ये होता है रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर। ध्यान रखिए, हमेशा, चाहे कैसा भी सर्किट हो, सीरीज सर्किट हो, पैरेलल सर्किट हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज हो, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल हो, कैसा भी सर्किट लो, QL और QC हमेशा अपोजिट होगा और एक्टिव पावर एक्स एक्सिस पे होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल हो वो हमेशा कुछ एंगल पे हो, 5 पे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो 30 हो सकता है 60 हो सकता है 90 हो, तो इसका एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, इन तीनों का एंगल चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा आपका 0 पे होगा, ये 90 पे, ये ऐसे। अब आप पावर से खेलने के लिए रेडी हो, इतना ही कॉन्सेप्ट समझो। इससे ज्यादा बहुत कॉन्सेप्ट है जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं समझ रहा हूं यहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊंगा, अब हम क्वेश्चन जब लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसके साथ खेल सकते हो। यही है मेन चीज, और इसमें आपका जो नेट पावर आएगा वो डिपेंड करेगा QL और QC पे, कि किसका वैल्यू ज्यादा है, उधर नेट पावर शिफ्ट हुआ, और नेट पावर और एक्टिव पावर के बीच का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज पावर फैक्टर एंगल। और पावर फैक्टर एंगल पे मैं 1 घंटा का लेक्चर बना सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन जब लूंगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहूंगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया तो बताइए, कोई डाउट है तो? सर इंपिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू पावर फैक्टर एंगल। देखो, ये डिपेंड कर रहा है सर्किट पे। इंपिडेंस एंगल क्या है? लोड का एंगल। तो लोड एंगल, पावर फैक्टर एंगल, पावर एब्जॉर्ब बाय ओनली दैट लोड। अगर ऐसा केस है तो दोनों बराबर होगा। अगर 2-3 लोड है, सीरीज में लोड कनेक्ट है, एक लोड अलग पावर फैक्टर पे, दूसरा लोड अलग पावर फैक्टर पे है, तो उस केस में नेट पावर फैक्टर एंगल विल बी डिफरेंट। लेंगे क्वेश्चन तो बताएंगे। अगर सिर्फ एक लोड लगा हुआ है और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो उस केस में इंपीडेंस एंगल विल बी इक्वल टू पावर फैक्टर एंगल। क्लियर? अगर ऐसा है कि 2 लोड लगा हुआ है सीरीज में या पैरेलल में, और दोनों का अलग अलग पावर फैक्टर है, लोड का पावर फैक्टर हो सकता है, तो उस केस में आपका जो नेट पावर फैक्टर एंगल होगा दैट इज इनपुट पावर फैक्टर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द लोड पावर फैक्टर। तो जरूरी नहीं है कि इंपीडेंस एंगल हमेशा पावर फैक्टर एंगल के बराबर हो। इंडिविजुअल का बराबर हो सकता है, लेकिन नेट के बराबर नहीं होगा, जो हम क्वेश्चन में देखेंगे। नेट इंपीडेंस एंगल सर्किट का ऑलवेज, हाँ वो बोल सकते हैं विशाल। वो भी बोलने के लिए पहले आप देखना पड़ेगा आपको कि सीरीज में है कि पैरेलल में। नॉर्मली पावर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो बोल सकते हैं, नो इशू। वो हम लोग एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, तो दिक्कत आएगा, तो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? सर इंडक्टर कैपेसिटर नॉन लीनियर एलिमेंट है। देखो, लीनियर और नॉन लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वो देखो। विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट बोल सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉट। ठीक है, तो वो चीज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं सोचो लीनियर नॉन, ऑब्वियसली देखो तो हम इस सर्किट को नॉन लीनियर बोलेंगे क्या? ऐसा नहीं बोल सकते ना, नॉन लीनियर नहीं है ये सर्किट, ये लीनियर ही सर्किट है। तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो मेन मैटर रखता है। तो ग्राफ किसके किसके बीच में वो देखो। अगर आपको मैं बताऊं, देखो यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, मान लो आपका क्या होता है, V इज इक्वल टू, हाँ सिर्फ प्योरली इंडक्टर लेता हूं। ठीक है, आप लीनियर नॉन लीनियर डिस्कस करने के लिए बोल रहे हो, चलो मैं कर देता हूं। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिर्फ इंडक्टर है एक सर्किट में लगा हुआ ऐसा, ये V एंड I। अब देखो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल सर बढ़ेगा। वोल्टेज जीरो, करंट जीरो। अब इसका अगर आप IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे, IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे तो आप मुझे बताओ वोल्टेज जीरो तो करंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, एंगल वेंगल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो। वोल्टेज कुछ बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। कैसे? तो V इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ XL होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू ओमेगा एल लिख सकते हैं, क्योंकि जे तो हम लेंगे नहीं ऑब्वियसली, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये जो ओमेगा एल है ये आपका फ्रीक्वेंसी सेम है 50 हर्ट्ज, और इंडक्टर की वैल्यू सेम है, मतलब ये क्या है? कांस्टेंट। किसी भी सर्किट के लिए तो ये कांस्टेंट होगा ना, तो ये कांस्टेंट हो गया, मतलब V कैसा है? प्रोपोर्शनल टू I। तो इसमें अगर आप सर्किट का बनाओगे तो ये पूरा आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सब लीनियर ही देगा किसी भी टाइम पे। अब यहां रिवर्स करोगे पोलैरिटी तो पीछे भी जा सकता है, तो लीनियर हुआ ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप बात करो पावर तो नहीं, पावर के रिस्पेक्ट में पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आ रहा है, तो आपको पता है ना आई स्क्वायर कैसा हो गया, तो P वर्सेस I आपका नॉन लीनियर हो जाता है। तो वो उस पे डिटेल में मत जाओ, ठीक है? बस इतना समझो RLC सर्किट है तो लीनियर सर्किट है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट। फ्रीक्वेंसी को अगर आप कांस्टेंट मान के रखे हो तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, तो फिर उस केस में हमको चेक करना होगा कि क्या है। क्लियर? ठीक है ना? हाँ मनु लाइव सेशन ले रहा हूँ, कॉल करता हूँ, लाइव सेशन ले रहा हूँ। हाँ हेलो, हाँ लाइव सेशन ले रहा हूँ, कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक जो मैं आपको बताया हूं, अभी तक जो मैं आपको बताया हूं वो 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, रिवाइज करो फिर हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? बस 5 मिनट, 5 मिनट रिवाइज करो और टेंशन ना लो। पावर फैक्टर 30 क्वेश्चन है हमारे पास, 30 क्वेश्चन है और पावर हम सब में निकलवा रहे हैं, ठीक है? सारा चीज क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो। बस अभी 5 मिनट के लिए रिवाइज करो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। एकदम बेसिक से क्वेश्चन लेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। चलिए रिवाइज कीजिए 5 मिनट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं।
रिवीजन करने बोला हूँ, रिवीजन करने। एस इज इक्वल टू वी कंजुगेट आई बोल सकते हैं या वी आई कंजुगेट ही होगा। सिद्धायक सनियाल, बहुत अच्छा सवाल पूछे हो। वी आई कंजुगेट कर सकते हैं या वी आई बी वैसे भी कर सकते हो सिद्धायक, लेकिन जो नॉर्मल कन्वेंशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वी आई कंजुगेट यूज़ करते हैं। उसका रीज़न देखो, उसका रीज़न अगर तुम ऐसा सॉल्व करोगे ना, एक बार ट्राई करो, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस कुछ एंगल ले लो थीटा वी, ठीक है, और आई एम साइन ओमेगा टी कुछ एंगल ले लो थीटा आई, ठीक है, और फिर पावर निकालो, तो वहाँ देखना थीटा वी माइनस थीटा आई आएगा। तो थीटा वी माइनस थीटा आई आया मतलब थीटा आई निगेटिव आ गया, ठीक है। और जब तुम एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट करते हो तो वहाँ पे करंट के एंगल को हम क्यों कंजुगेट ले रहे हैं वो तुमको रीज़न समझ में आ जाएगा। वैसे दोनों सही है, पावर सिस्टम में एक जगह पे वी कंजुगेट आई करके भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। डिपेंड कर रहा है कि हम नॉर्मली किस केस में जा रहे हैं। तो नॉर्मल जो हमारा प्रोसीजर होता है उसमें ये होता है कि करंट से हम लैग लीड बताते हैं, है ना, इसके वजह से करंट का कंजुगेट लेके ही हम काम करेंगे, तो वो थीटा भी माइनस थीटा आई आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, वो माइनस थीटा भी प्लस थीटा आई आ जाएगा। हालांकि कॉस के अंदर दोनों आपका सेम आंसर देगा, है ना। प्रैक्टिस में हमारा वी आई कंजुगेट है, ठीक है सिद्धांक, ओके। क्वेश्चन लिया जाए, बताइए। आप लोग बोलोगे तो लेंगे, नहीं तो 2 मिनट और दे देता हूँ, रिवीजन कर लो, क्योंकि अब हमारा मेन सेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। कंजुगेट क्यों लेते हैं ये बता दीजिए। देखो वो चीज़ मैं नहीं जाना चाह रहा था उस पर, लेकिन ले जाना चाह रहे हो तो देखो, यहाँ वी टी इज इक्वल टू, बाकी लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी, मान लो कुछ एंगल पे है थीटा वी, ठीक है। उसी तरह से आई टी इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ठीक है। तो पी टी जब आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा वी एम आई एम, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा भाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ठीक है। करंट का एंगल मैं ऐसा लिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको वी आर एम एस आई आर एम एस मिला, इसका आप निकालोगे तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ ए माइनस वी थीटा वी माइनस थीटा आई माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। तो ये 2 ओमेगा टी वाला तो हमको मालूम है नॉन यूजफुल पावर है, तो इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। ये जो देखो एक्टिव पावर जो आपको मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, वी आई कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। अब थीटा ई अगर आपका निगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, थीटा ई पॉजिटिव है तो ये माइनस में रहेगा, ऐसा कुछ आ रहा है। ये हमारा एक्टिव पावर आ रहा है। अब देखो जब हम एनालॉगस लेते हैं तो मान लो इसका फेजर सम में वी एट एन एंगल ऑफ थीटा वी लिखेंगे, करेंट को हम कैसे लिखेंगे फेजर में, तो आई एट एन एंगल ऑफ थीटा आई लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स पावर एस इज इक्वल टू, आप बोल रहे हो सर कंजुगेट नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हम एक सेकंड के लिए नहीं ले रहे, तो हमको क्या मिलेगा, वी आई एट एन एंगल ऑफ थीटा वी प्लस थीटा आई। तो यहाँ देखो जब हम इसको करेंगे वी आई कॉस ऑफ थीटा वी प्लस थीटा आई आ रहा है प्लस जे वी आई साइन ऑफ थीटा वी प्लस थीटा आई आ रहा है, राइट। अब यहाँ देखो जो एक्टिव पावर हमारा इंस्टेंटेनियस पावर से जो हम निकाले हैं, जो नॉर्मल मेथड से हमारा एवरेज पावर मिला है उसमें कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं कंजुगेट ना लेके, तो यहाँ कॉस ऑफ थीटा वी प्लस थीटा आई है। तो क्या ये एक्टिव पावर है, नहीं है, बिल्कुल ये एक्टिव पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस होता तो हम मानते हैं एक्टिव पावर, तभी तो एनालॉगस हम बना सकते हैं। तो माइनस यहाँ पे नहीं आया, थीटा वी प्लस थीटा आई, तो अब इसको माइनस कैसे लाया जाए, तो उसके लिए हम क्या किए, फॉर्मूला में मैनिपुलेशन किए, बस मैनिपुलेशन हुआ है। तो फॉर्मूला में मैनिपुलेशन क्या किए, आई का कंजुगेट ले लिए, तो कंजुगेट जैसे ही लेंगे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला एंगल आपका माइनस दे देगा, तो दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। तो बस मैथमेटिकली मैनिपुलेशन हम किए हैं, इसलिए हम कंजुगेट लेते हैं। अब एक लड़का बोल रहा था कि सर वी कंजुगेट भी तो ले सकते हैं, तो वी कंजुगेट आई लेंगे तो ये आपका माइनस थीटा वी ये प्लस थीटा आई आ जाएगा, तो माइनस थीटा वी प्लस थीटा आई, तब भी आपका आंसर सेम है, तो बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिस में है वो वी आई कंजुगेट है, इसलिए हम लोग वी आई कंजुगेट ले लें। ओवरऑल हमको एवरेज पावर जो हम निकाले हैं नॉर्मल मेथड से, उसके बराबर इस फॉर्मूला से जब तक नहीं आएगा तब तक वो फॉर्मूला गलत है, इसलिए वी आई कंजुगेट कर दिए। और इससे क्या, इससे प्रॉब्लम एक आ गई कि आई का एंगल अगर आपका प्लस थीटा है तो एस का एंगल आपका क्या हो जाएगा
माइनस थीटा, और आई का एंगल माइनस थीटा है तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, प्लस थीटा। मतलब लैगिंग के लिए एस आपका पॉजिटिव एंगल में होगा और लीडिंग के लिए एस आपका निगेटिव एंगल होगा। तो लीडिंग के इसीलिए मैं क्यूसी को नीचे दिखाया। लीडिंग केस में आपका एस का एंगल निगेटिव मतलब माइनस जे, तो नीचे में क्यूसी आएगा, क्यूएल ऊपर आएगा। तो पूरे डिटेल में मैं नहीं गया था, स्टिल मैं बता दिया आपको। अरे सुरील, मिस्टर मोदी, देखो फेजर का एंगल से आप लीनियर नॉन लीनियर नहीं बता सकते, उसके मैग्नीट्यूड से बताते हैं, ठीक है। एंगल लैग लीड से क्यों परेशान होते हो? बस लैग लीड क्या बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर किसी का वैल्यू एक्स है तो दूसरे का वैल्यू कुछ और होगा, यही तो बता रहा है। लैग लीड का मतलब क्या है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कुछ अलग होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कुछ अलग होगी, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है और एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसका लीनियर नॉन लीनियर से क्या मतलब है? हम विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड अगर बनाओगे ना तो दोनों लीनियर ही आएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? चलो तो क्वेश्चन किया जाए, बोलो एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं, 15 मिनट बच रहा है ना, ले लिया जाए। ये सब सो गए लग रहा है। एक आध दो क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 30 क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, आज हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे, मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट डे से तो हमारा क्वेश्चन ही सीरीज चलेगा। तो 3 घंटा में हमको लगता है कि अगर आधे घंटे भी एक क्वेश्चन लेते हैं तो छः या सात आठ आठ क्वेश्चन भी खींच सकते हैं। तो 8 चौका 32 होता है, तो 4 दिन मैक्सिमम, और आज के बाद 4 दिन और, तो 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिकली कपल सर्किट थोड़ा बहुत है बता दूंगा, 3 फेज सर्किट थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डबल ई मैं डिटेल में थोड़ा बता दूंगा जो आपके काम का है, अलग से थ्योरी बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे उस पर, टेंशन ना लो। अभी हम लोग बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, है ना, बेसिक आपके साथ मेरा भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, अब हम लोग बेसिक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को आप सोल्व करो और मज़ा आएगा आपको, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं कराऊंगा। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा तो नहीं। चलो क्या लिखते हो सर, क्या लिखते थे पंकज सर, कौन सा था, MCQ GCQ क्या लिखते थे, GOC, GOC लिखते थे। चलो ठीक है, तो वही लिख लेते हैं, इधर उधर क्या करना अपने को, GOC 01, ठीक है। बेसिक ही क्वेश्चन लिया हूँ, है ना। टफ क्वेश्चन मेरे को आता नहीं है ना, क्योंकि टफ तो कुछ होता ही नहीं है, सब बेसिक होता है। लोग उसको टफ बोल बोल के आपको डराते हैं और फिर आप सोचते हो ये टफ क्वेश्चन है, नहीं बनेगा। तो हम आपको बताएंगे कि जितना भी GOC क्वेश्चन है सारे बेसिक क्वेश्चन में लियो, फिर मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना पाओगे। चलो ये वोल्टेज है, यहाँ का करंट I है, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस J10 है और ये 10 ओम है, ये भी J10 ओम है, ये माइनस J10 ओम है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ I is equal to 1 at an angle of 0 फाइंड V, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले ये बनाइए, फिर हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन लेंगे। हट जाता हूं, नहीं तो फिर बोलेंगे सर जरा हटिए ना, लीजिए हट गए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है लेकिन बनाओ, पहले बनाओ। मैं क्या कराना चाह रहा हूं, क्या इसमें सिखाना चाह रहा हूं, वो मेन है, ठीक है। क्वेश्चन तो आसानी होता है, चलो बनाओ। इफ I इज इक्वल टू 1 एट एन एंगल ऑफ 0, आपको इनपुट वोल्टेज निकालना है। मैं क्यों लिया हूं वो भी बताऊंगा, टेंशन न लो। अरे सर बहुत आसान क्वेश्चन दे दिए, अब कहाँ से लाओ टफ क्वेश्चन, हर चीज़ तो आसानी है। क्रिएटिव क्वेश्चन का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि टफ क्वेश्चन। क्रिएटिव क्वेश्चन का मतलब है जिसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट यूज हो सके, सारा कॉन्सेप्ट आप समझ सको, जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओ अलग टाइप से। चलो निकालो, अब तो मज़ा आएगा।
हाँ सिद्धायक बिल्कुल सही बोल रहे हो, सिद्धायक सन्याल सन्याल, ठीक है। वी कंजुगेट लेंगे तो क्यूएल नीचे नहीं आएगा, तो उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है, या तो ऊपर आएगा तो क्यूसी नीचे आ जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें मालूम है ना कि तुमने कंजुगेट वी लिया, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो गया, आंसर तो सेम ही आएगा मैग्नीट्यूड में। अरे हंस क्यों रहे हो सिद्धेश। 10 एट एन एंगल ऑफ 0, वाह खतरनाक। संतोष के लिए एक ताली दे दो। प्रीति, अन्वेषा, ज्योत्सना, एकता, लड़की लोग ज़्यादा है अलाइव, लड़के लोग पीछे रह गए। ऐसे भी बिहार में सारी लड़की ही टॉप मारती है, हमको जलन होता था जब हम पढ़ते थे। तो जुबैर अहमद 10 एट एन एंगल ऑफ 0, 10 10 10, वाह खतरनाक खतरनाक। चलिए 10 10। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या फुद्दू सा सवाल दे दिए, बेसिक सवाल में हम लोग का टाइम वेस्ट करा रहे, इससे अच्छा तो नहीं पढ़ाते। ठीक है पढ़ाएंगे तो ज़रूर, पढ़ाना तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है चलिए 10 जिसका आया है ना, यस 10 जिसका आया ना, अब समझो चीज़ों को। 10 आपने निकाला, बिल्कुल सही निकाला। आपने क्या किया देखो, ये आपको नेट वोल्टेज निकालना है। आपको हिंट क्या दिया था कि I इज इक्वल टू 1 एट एन एंगल ऑफ 0 है, मतलब ये 1 एट एन एंगल ऑफ 0 है। तो ऑब्वियसली देखो ये पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट में करंट ऑलवेज इंटर्स फ्रॉम पॉजिटिव लीव्स फ्रॉम नेगेटिव, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेसिक में, मैं डीसी से रिलेट कराऊंगा। अगर आप ये लेते हो तो यहां से आपका ये करंट निकल रहा है ऑब्वियसली, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एसी में आप प्लस माइनस कैसे, अरे मैं फोटो खींचा हूं, तो एक सर्टेन टाइम पे अगर ये प्लस माइनस हो तो यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ भी ऐसे प्लस माइनस होगा। ठीक है तो देखो यहाँ पे आपका इंडक्टर के अक्रॉस मान लो वोल्टेज आपका है VL है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL है, तो आप मुझे बताओ VL इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से समझना। VL इज इक्वल टू जो यहाँ का करंट है मल्टीप्लाइड बाय XL, XL इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, करंट कितना है 1 एट एन एंगल ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय आपका कितना हो गया J10। J10 को क्या लिख सकते हैं सीधे J10, सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फेजर में J को हम लोग लिख सकते हैं 1 एट एन एंगल ऑफ +90, ठीक है, माइनस J को 1 एट एन एंगल ऑफ -90। तो यहां हमको VL मिल गया। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, आप ऐसे ही सोचे होगा कि यहाँ का वोल्टेज निकाल लिया, अब ये दोनों पैरेलल में है, मतलब यहाँ भी तो उतना ही वोल्टेज होगा, तो यहाँ का वोल्टेज अगर पता है तो IR भी तो पता चल जाएगा। तो IR इज इक्वल टू अगर हमको निकालना होगा तो VL अपॉन R कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। यहाँ का वोल्टेज हमको मिल गया तो ऊपर का भी मिल जाएगा 10 एट एन एंगल ऑफ +90 अपॉन R की वैल्यू कितना दिया है 10, तो ये भी आपका 1 एट एन एंगल ऑफ +90 आ गया। अच्छा सर तो देखो यहाँ पे आपका मैं चेक कर लिया ओम्स लॉ, यहाँ पे मैं क्या आपका चेक किया हूँ स्टूडेंट का, मैं क्या क्या चेक किया हूँ देखो, यहाँ पे मैं पहले चेक कर लिया आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको लगाने आ रहा है कि नहीं एसी में, वो मैं चेक कर लिया, IR और IL VL निकाल के ओम्स लॉ समझ में आ गया। अब देखो यहाँ I पता चल गया, IR पता चल गया, यहाँ का नेट करंट अगर हमको पता करना हो I नेट, तो I नेट अगर हम लगाएंगे I नेट इज इक्वल टू क्या होगा IR प्लस I। अब मैं क्या चेक कर रहा हूं आपका, अब मैं ओम्स लॉ के बाद चेक कर लिया आपका कि आपको KCL लगाने आ रहा है कि। अब यहां पे आप ध्यान से देखो विथ फेजर I आपका 1 एट एन एंगल ऑफ 0 है I, और IR जो है वो आपका 1 एट एन एंगल ऑफ 90 है, कितना आ जाएगा √2 एट एन एंगल ऑफ 45। सही है, तो √2 एट एन एंगल ऑफ 45 इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं आपका KCL चेक कर लिया कि KCL आप AC सर्किट में लगा पा रहे हो कि नहीं, DC सर्किट में तो इजीली लगा लेते हो। अब कुछ लोग लिख दिए होंगे 1 प्लस इसका भी 1 + 1 2 लिख दिए होंगे, चले गए वो, फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर जो 3 घंटा में भौंका हूँ वो खत्म हो गया, वहीं पे खत्म हो गया। तो मैं आपका KCL भी चेक कर लिया, KCL आप सही से लगा पा रहे हो कि नहीं। 1 + J1 इज नथिंग बट √2 एट एन एंगल ऑफ 45, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली निकाल सकते हो। तो I नेट आपको मिल गया। अच्छा सर I नेट मिल गया तो V नेट इज इक्वल टू I नेट मल्टीप्लाइड बाई Z, मतलब इसका ओवरऑल इंपीडेंस अगर हमको मिल गया तो हम V पता कर सकते हैं। अब ओवरऑल इंपीडेंस कैसे निकलेगा, तो मैं आपका चेक कर लिया ओवरऑल इंपीडेंस से कि इंपीडेंस आप फाइंड कर पा रहे हो कि नहीं। तो यहां देखो इंपीडेंस अगर आप फाइंड करोगे
ध्यान से देखना, अभी बहुत चीज बचा हुआ है इसमें। इंपीडेंस जो टोटल इंपीडेंस होगा जेड इज इक्वल टू माइनस J10 और इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका जो होगा वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई J10, 10 प्लस J10। कितना आ रहा है इंपीडेंस? इंपीडेंस कितना आ रहा है बताएंगे? बताइए जरा, इंपीडेंस बताइए कितना निकालें? फाइव प्लस फाइव आई जो भी है, 5 + J5 आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा v निकल जाएगा, i हमको पता है कितना, √2, उसको भी ले लो ना, 1 + J1 मल्टीप्लाइड बाई 5 + J5। सही है क्या? इंपीडेंस 5 - J5 आ रहा है। ओके, 5 - J5, 5 - J5 अभी क्लियर हो जाएगा ना जब मैं कैल्सी यूज करूंगा। अरे भागना मत, बहुत अच्छा चीज़ अभी बताऊंगा, दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है। 5 - J5 इंपीडेंस आया और 5 - J5 से ये आपका आंसर आ जाएगा 10 एट एन एंगल ऑफ 0। तो 10 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो एक ही क्वेश्चन में मैं क्या क्या चेक किया हूँ। एक ही क्वेश्चन में आपसे मैं ओम्स लॉ चेक कर लिया, आपसे मैं KCL चेक कर लिया, उसके बाद आपसे मैं देख लिया कि टोटल इंपीडेंस आप निकाल पा रहे हो कि नहीं, फिर अगेन ओम्स लॉ चेक कर लिया, 4 चीज चेक किया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम इंपीडेंस नहीं निकालना चाहते, तो नहीं निकालो, बिना इंपीडेंस का बन सकता है कि नहीं। यही सब तो है मैनिपुलेशन करने का तरीका। आपको आईनेट मिल गया, आईनेट कितना है, √2 एट एन एंगल ऑफ +45। तो यहां का वोल्टेज बता सकते हो? बिल्कुल सर बता सकते हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा आईनेट मल्टीप्लाइड बाई -J10 √2 एट एन एंगल ऑफ 45 मल्टीप्लाइड बाई 10 एट एन एंगल ऑफ -90। तो कितना आ जाएगा, 10 √2 एट एन एंगल ऑफ -45। अच्छा सर, तो VC हमको मिल गया। अच्छा VC मिल गया, नेट वोल्टेज पता करना है, तो नेट वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC फेजर प्लस VL फेजर। ये VC प्लस VL वही तो होगा नेट फेजर। तो इससे मैं आपका KVL भी चेक कर पा रहा हूं। एक ही सर्किट में मैं आपका KVL लगाना भी चेक कर पा रहा हूं कि आप KVL लगा पा रहे हो कि नहीं। -V प्लस VC प्लस VL इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू VC प्लस VL। VC इतना है, VL हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है, दिस वन 10 एट एन एंगल ऑफ 90। दोनों को आप ऐड कीजिए, आपको नेट वोल्टेज 10 मिल गया। तो एक ही क्वेश्चन में मैं आपसे KCL भी करवा लिया, मैं आपसे KVL भी करवा लिया, मैं आपसे ओम्स लॉ भी करवा लिया। अब चौथा चीज पे आते हैं, सर इंडिविजुअल वोल्टेज से विदाउट कैलसी। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि एग्जाम में आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे कि कितना अच्छे से आप प्रैक्टिस किए हो। अगर आप VC निकाल के जाओगे बहुत इजीली निकल जाएगा फटाफट, क्योंकि J वाला टर्म इजीली कट जाएगा ना। इसका आपका एट एन एंगल 45 cos 45 √2 हट गया, 10 बचा सिर्फ, और इसका sin 45 J वाला और इसका दोनों कट जाएगा। तो कट जाएगा तो सीधे आपका 10 विल बी द आंसर। फटाफट आप निकाल सकते हो VC के थ्रू, ठीक है। इसलिए मैं दोनों मेथड आपको कराया कि आप इंपीडेंस के थ्रू चले जाओ, क्योंकि नॉर्मली आपके ब्रेन में क्या होता है, आप जब DC सर्किट पढ़ते हो ना, आप देखते हो नेट वोल्टेज, अच्छा V इज इक्वल टू IR होता है, I यहां का निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, V निकल जाएगा। आपके ब्रेन में ऐसा आता है स्टेप 1, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। दूसरा तरीका जो मैं बताया कि KVL के थ्रू भी आप निकाल सकते हो, VC प्लस VL करके फट से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप निकाल पाओगे। करंट डिवीजन से भी है, करंट डिवीजन से कहां करोगे, क्यों करंट डिवीजन करेंगे भाई, करंट डिवीजन क्यों करोगे, जब VL हमारा डायरेक्ट निकल रहा है तो करंट डिवीजन क्यों करेंगे। हाँ वोल्टेज डिवीजन कर सकते हो, बिल्कुल वोल्टेज डिवीजन कर सकते हो। इंपीडेंस को डायरेक्ट मैग्नीट्यूड एट एन एंगल फॉर्म में लिख के भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये था पूरा, एक ही क्वेश्चन में मैं चेक किया, बेसिक क्वेश्चन दिया हूं, और गेट में हमेशा बेसिक आता है, दिमाग से हटा दो वो चीज कि टफ आएगा। इसी को मैं लेके बड़ा बड़ा सर्किट में यहां तक भर दूं और फिर आपको घुमाते रहूं, उससे कोई मतलब नहीं है।
वो एक टाइप ऑफ आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, वो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है कि नहीं, आपको फेजर एडिशन आ रहा है कि नहीं, आपको वो कभी गेट नहीं चेक करता है। गेट आपका चेक करता है कि आप रेस्पॉन्स में वो समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसे यहाँ का करंट दिया है तो नेट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, और नेट दिया है तो यहाँ का करंट कैसे निकालेंगे, वो आपसे चेक करता है। ठीक है, तो ये इतना तो हमको समझ में आ गया, लेकिन इतना ही पे तो गेम ओवर नहीं होगा, इतना पे तो हम नहीं छोड़ने वाले। अब हम आपसे पूछेंगे, बताओ एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई। इतना पे कहां छोड़ दूंगा, वोल्टेज करंट निकाल लिया तो क्या हुआ, अब तो गेम है ना। यहां से एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई, मैं बता रहा हूं 30 क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 300 क्वेश्चन है तुम्हारे, याद रखना। ज्यादा क्वेश्चन करा के बस टाइम पास नहीं करना अपने को, सिर्फ नेटवर्क ही नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो। अब मैं सवाल आपसे किया, एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई, एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई, बताइए भाई, एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई। टेन वाट, 10 वाट, 10 वाट, 10 वाट। ठीक है, किसी का 10 से तो कुछ अलग नहीं आ रहा है ना। ओके, एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई 10 वाट। आंसर तो आपने निकाल दिया, ठीक है। इसको मैं एमएसक्यू दे देता हूं, ठीक है। एमएसक्यू में यही सब रहेगा, एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई। आपने बोला 10 वाट, कैसे निकाला, कैसे निकाला, कितने लोगों ने ऐसे करके निकाला, S इज इक्वल टू नेट वोल्टेज, सप्लाई का बात कर रहा है ना, तो नेट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय नेट करेंट का कंजुगेट, और यहां पे नेट वोल्टेज हमने निकाला 10 एट एन एंगल ऑफ 0, करंट यहां का कितना था √2 एट एन एंगल ऑफ +45 ना, तो √2 कंजुगेट लेंगे तो एट एन एंगल ऑफ -45, तो यहां से आपको जो मिलेगा वो 10√2 cos 45 माइनस j 10√2 sin 45। कितने लोग ऐसे निकाले हैं, तो ये आ जाएगा 10 माइनस j10। कितने लोग ऐसे निकाले, वाह विनोद, चलो सही है, V²/R दीपक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो मैं सोच रहा था उस पर आप लोग खड़े हो गए हो, ठीक है। नो सर, नहीं निकाले ऐसे, बिल्कुल सही। देखो अक्सर क्या होता है दिमाग में आपके ये चलेगा कि एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई बोल दिया तो आप यहाँ का वोल्टेज यहाँ का करंट निकाल के और सीधे निकालते हो, वो सही है, गलत कुछ नहीं है, ऐसे भी निकालोगे 2-3 स्टेप में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं ना, वो आप नहीं समझ पाओगे। कि मैं आपको बोला, एक लाइन लिखाया था कि एक्टिव पावर हमेशा आपको किसके अक्रॉस मिलेगा, किसके अक्रॉस मिलेगा, हमेशा आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा। पहला चीज ये बताया। दूसरा मैं क्या बताया था कि पावर ट्रायंगल में हमेशा एक्टिव पावर आपका एक्स एक्सिस में, रिएक्टिव पावर वाई एक्सिस में। प्लस वाई में गया तो इंडक्टर के वजह से, माइनस वाई में गया तो कैपेसिटर की वजह से, इतना ही बताया हूं। रिएक्टिव पावर में अगर आपका प्लस वाई एक्सिस में जा रहा है, मतलब वो आपका रिएक्टिव पावर कौन सा है, इंडक्टर के वजह से, और माइनस वाई एक्सिस में जा रहा है, दैट मीन्स वो आपका जो रिएक्टिव पावर है वो सिर्फ कैपेसिटर की वजह से। ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो यहां देखो, एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई इज नथिंग बट एक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय दिस 10 ओम रेजिस्टर। हमको पूरा V निकालना। मैं अगर पहला सवाल कर देता आपसे कि एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई क्या है, जब V आपको नहीं पता था, सिर्फ यही सवाल आपसे पूछता, तो आप है ना पहले क्या करते मालूम, ये पूरा निकाल के V निकालते, फिर I निकालते, VI कंजुगेट करते। ये मैं श्योर शॉर्ट बोल सकता हूं 100% आप करते, 100%, क्योंकि ये ब्रेन हमारा जो है ना यूज टू हो गया हुआ। एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई, V नहीं दिया हुआ, पहले हमको V फाइंड करना, और V फाइंड करने के बाद हम निकालेंगे तो एक्टिव पावर मिला 10, यही तो सप्लाई ड्रॉ कर रहा है। आप ऐसा बोलोगे
लेकिन जब आपको मैं बता दिया कि एक्टिव पावर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलता है, मतलब कि रेजिस्टेंस एक ही रेजिस्टेंस है यहां पे, उसी के अक्रॉस मिलेगा, तो वहां का आपको वोल्टेज या करंट कुछ फाइंड कर लो और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेना है। P इज इक्वल टू वहां का करंट या वहां का वोल्टेज, वहां का, कहीं और का नहीं, वहीं का जहां रेजिस्टेंस है। तो यहां देखो, यहां का करंट 1 एट एन एंगल ऑफ 0 था, यहां का वोल्टेज हम लोग निकाले थे, कितना आया था 10 एट एन एंगल ऑफ 90। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, पावर जब भी बोले ना एंगल वैंगल भूल जाओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, मतलब 10, यहां का वोल्टेज कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 10, दैट विल गिव यू 10 वाट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, एमएसक्यू का दूसरा क्वेश्चन, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर। रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर, बताइए। मैं हमेशा बोला आपको कि पावर कैलकुलेशन में जे वे भूल जाओ, जे भी भूल जाओ, एंगल भी भूल जाओ, फेजर भूल जाओ, सब भूल जाओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लो और किसी से मतलब मत रखो। पावर कैलकुलेशन, स्पेशली पावर कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, बाकी जगह नहीं। करंट या नोड वोल्टेज फाइंड करना है वहां नहीं, सिर्फ पावर कैलकुलेशन में जे वे भूल जाना है अपने को। हाँ, तो यहां देखिए, यहां का आपको करंट दिया हुआ है 1 एट एन एंगल ऑफ 0, तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर QL, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यहां का करंट I स्क्वायर इंटू XL, या फिर यहां का वोल्टेज V स्क्वायर अपॉन XL, दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन करंट यहां का होना चाहिए और ये जो वोल्टेज V है वो भी यहीं का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये वाला ले लेना, यहीं का, दोनों सही है। तो देखो करंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्यों झंझट ले, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेल, हम बोले जे वे भूल जाओ, जब भी आप मैग्नीट्यूड इसका रिएक्टिव पावर निकालो, पावर कोई भी निकालो, सब जे टर्म एंगल सब भूल जाओ। तो यहां पे आपको मिला 10 VAR। कैसा मिला, कैसा मिला, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको पावर ट्रायंगल ने बताया था, QL हमेशा आपका प्लस में जाएगा, तो यहां जे टर्म नहीं लेना है अपने को, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में हमको मालूम है कि एक्टिव पावर हमने निकाला 10 इधर और QL हमारा यहां पे है, वो भी 10 है, इतना हमने निकाल लिया। अब तीसरा, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर, ध्यान रखना, बहुत चीजें अभी मैं बताने वाला हूं। रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो है रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर, I स्क्वायर XC कर देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, एंगल वेंगल भूल जाओ, एंगल भूल जाओ, वो तो पावर ट्रायंगल में ऑलरेडी हमारा हो गया ना। QC किधर आएगा, इधर, I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय XC 10 20, तो QC इज इक्वल टू 20, QC इज इक्वल टू 20। देखो अब एंजल बोल रहे हैं -20 बोल रहे, गलत है या सही है, -20 होगा क्या, पावर कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या, जे टर्म ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, -j, तो -20 मत बोलो, यही छोटी छोटी चीज तो मैं पकड़ने के लिए यहां हूं, ठीक है। सीधे 20, पावर कभी निगेटिव हो सकता है क्या, वो +j -j क्यों आ रहा है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट की वजह से, +j -j हम उसको हटा देंगे ना, क्योंकि हम ऑलरेडी फेजर में देखो पावर ट्रायंगल में हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं +j -j, तो हम इसको -20 क्यों लिखेंगे। ये बार बार आप मिस्टेक करते हो, छोटी छोटी चीज पे मिस्टेक करते हो और आपको -20 आप आंसर दे दोगे नेट टाइप में और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, हमारे पास एक्टिव पावर, यही मैं समझाना चाह रहा था आपका, 10 वाट हमारा एक्टिव पावर हो गया, QL जो हमारा मिला वो 10 VAR मिला,
और क्यूसी जो मिला वो हमारा 20 VAR मिला। अब बताओ नेट फेजर किधर शिफ्ट होगा, तो आप सीधे बोल सकते हो कि नेट फेजर हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इससे। तो नेट हमको टोटल पावर अगर फाइंड करना है तो इसी पावर ट्रायंगल से हम फाइंड कर सकते हैं ना, इसी से। तो ये तो 10 तो ठीक है, इधर है और कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट में 20 ज्यादा है 10 से, तो नेट फेजर किधर शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो नेट फेजर अगर डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ दैट मीन्स कि ये वाला आपका फेजर माइनस हो गया, तो ओवरऑल आपको यहां नेट फेजर क्यू जो मिलेगा वो 10 मिलेगा, 20 माइनस 10 VAR। तो नेट फेजर आपका ये हो गया S। तो S इज इक्वल टू जो आप लिखोगे 10 माइनस J10। माइनस J क्यों, क्योंकि हमारा नेट फेजर डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ इसलिए माइनस J। पावर निगेटिव नहीं है, माइनस J है, समझे। छोटी छोटी चीज पे ध्यान रखना अपने को। अब देखो टोटल एक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय दिस रेजिस्टर इज 10, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर 10 है ना, और रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर 20। नेट टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय दिस सर्किट इज 10 माइनस J10 जो हम लोग निकाले हैं, तो वही तो हमारा 10 माइनस J10 आ रहा है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये 10 माइनस J10 देख के हम बोल सकते हैं ये सर्किट इज बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटिव सर्किट? क्या मैं बोल सकता हूं दिस सर्किट इज बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटिव सर्किट, दिस सर्किट हैज अ कैपेसिटिव नेचर। क्यों, क्योंकि देखो आपका जो ये पावर है वो माइनस में आ गया, माइनस जे मतलब लीडिंग बिहेवियर, माइनस जे मतलब लीडिंग बिहेवियर, मतलब यहां पे ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं देखो वोल्टेज आपका कितना आया था 10 एट एन एंगल ऑफ 0, करंट लीड बाय 45, करंट कितना से लीड कर रहा है 45 से, मतलब लीडिंग बिहेवियर। तो कैपेसिटिव नेचर आपको मिल रहा है, ये चीज हमको पहला तो ये कंक्लूजन निकल रहा है। दूसरा, इसको देख के कोई ऐसा अगर मान लो ये सब नहीं निकाला होता, सीधे हम इससे निकाल के इतना निकाल लेते और उसके बाद में आपसे एक सवाल करता कि ये जो है रिएक्टिव पावर ये कैपेसिटर की वजह से, तो क्या वो सही होता? ये कुछ नहीं निकाला होता, सीधे हम यहां से इसे निकालते और 10 माइनस J10 लिखते, माइनस देख के आप बोलते कि ये कैपेसिटिव है, मतलब रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर इज 10। क्या बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये टोटल पावर है, उसमें आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगा, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर भी होगा और कैपेसिटिव भी होगा। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर इज 20, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर 10, टोटल रिएक्टिव पावर इन द सर्किट 20 प्लस 10 30। बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो क्या? 20 प्लस 10 फट से 20 प्लस 10 30 बोल सकते हो? रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर 20, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर 10, टोटल रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड इन द सर्किट 20 प्लस 10 30 फट से। बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। समझ में आया? तो ऐसा नहीं करना है, अपने को समझना है चीजों को कि रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर हमेशा प्लस y में जाएगा, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज पे आप ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है, लीडिंग बिहेवियर क्या है। अब मैं आपसे एक और सवाल कर देता हूं, इसमें एक और सवाल, एक ही सवाल में देखो कितना खोल के रखा हूं, और एक और खोल देता हूं। बताओ फाइंड द इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर बताओ, इनपुट पावर फैक्टर कितना होगा? ओमकार दूसरे बार बताता हूं ये कंजुगेट क्यों लेते हैं, मैं बता चुका हूं एक बार, है ना, रिदम खराब हो जाएगा। चलो इनपुट पावर फैक्टर बताओ, इनपुट पावर फैक्टर। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ 0.707 लीड। देखो टोटल पावर हम फाइंड कर चुके हैं सप्लाई का, तो यहां से भी आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो ना। दिस इज 10, दिस इज 10, ये आपका 5 होता है, तो tan इनवर्स 145 डिग्री। अब 45 डिग्री मतलब cos ऑफ 45, तो 0.707
और ये कैसा होगा तो लीडिंग होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपको करंट भी मालूम है, वोल्टेज आपका 0 पे है, करंट लीड कर रहा है 45 से, तो cos 45 लीड आ रहा है। देखो वोल्टेज 0 पे इसलिए यहां से निकल गया पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर। वोल्टेज 0 पे नहीं होता तो उस करंट का एंगल नहीं लेते, वोल्टेज 30 पे होता तो फिर इनपुट पावर फैक्टर एंगल अलग आता। तो कंफ्यूज मत होना इससे, तो बेटर है हम पावर एंगल से निकाल लिए पावर फैक्टर। कितना आ गया, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका है, मान लो ये सब नहीं दिया रहता तो हम क्या करते हैं, सीधे टोटल इंपीडेंस निकाल लेते हैं, इनपुट इंपीडेंस फाइंड कर लेते हैं। इनपुट इंपीडेंस मैं बता रहा हूं कि अगर पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर पूछेगा तो इनपुट इंपीडेंस आप फाइंड कर लो और उसका एंगल जो आएगा वही इनपुट पावर फैक्टर एंगल आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग जो निकाले थे शायद 5 - j5 निकला, 5 - j5। अब ये कैसा है, कैपेसिटिव। देखो इनपुट पावर फैक्टर में जो जेड निकाले थे 5 - j5, तो इससे भी निकालोगे तो cos 45 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है ना, और कैपेसिटिव है मतलब लीडिंग। तो इनपुट पावर फैक्टर निकालने का दो मेथड, पहला इनपुट इंपीडेंस निकाल लो, वो आसान होता है, या फिर इनपुट पावर, आपको टोटल पावर, कॉम्प्लेक्स पावर अगर मालूम है तो उससे भी आप निकाल सकते हो। दो मेथड, ठीक है, क्लियर। सर ये इनपुट पावर फैक्टर बड़ा आते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बताता हूँ, ठीक है। इनपुट पावर फैक्टर बहुत आसान चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको हार्मोनिक्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चलो अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ECIN के भी बच्चे बैठे हैं, है ना। क्लियर, इतना क्लियर है। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, लिखो इसी का पार्ट बी लिखो, पार्ट बी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था कुछ ऐसा, ये नहीं मालूम था हमें, ये नहीं मालूम था, सिर्फ यही पता था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, है ना। और इसमें आप क्वेश्चन लिखिए, इफ इंडक्टर ऑफ J10 ओम इज रिप्लेस्ड बाय 10 + J10 ओम, इफ इंडक्टर ऑफ J10 ohm is replaced by 10 + J10 ohm, then find the complex power, drawn from supply. If inductor of J10 ohm is replaced by 10 + J10 ओम, अभी भी करंट 180 एंगल ऑफ 0 पे है, तो फाइंड द कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई। इसी का पार्ट बी मैं बनाया हूं, ठीक है, इसी का पार्ट बी। ऐसे ही खेलते हैं आपके साथ, ऐसे ही खेलते हैं, कुछ नया नहीं कर देते। आपको लगता है कुछ नया हो रहा है, अरे नया क्या होगा, बेसिक वही रहता है। प्रैक्टिस इज द की, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होते जाएगा चीजें। इफ इंडक्टर ऑफ J10 ओम इज रिप्लेस्ड बाय 10 + J10 ओम, देन फाइंड द कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई। और एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, मैक्सिमम ये आपका इसमें टेलीगन्स थ्योरम भी वेरीफाई कर दिया हूं, टेलीगन्स थ्योरम भी वेरीफाई हो गया है। एसी सर्किट में टेलीगन्स थ्योरम तो सुनते नहीं होगे ना, यहाँ देखो मैं वेरीफाई कर दिया हूँ, पिछले का देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। If inductor of J10 ohm is replaced by 10 + J10, then find the complex power drawn from supply. बस ये लास्ट है, ठीक है। उसके बाद जितना बाकी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे। टाइमिंग वही रखते हैं 7 बजे। कुछ नेटवर्क इशू होगा तो मैं 7 बजे आपको बता दूंगा एग्जैक्टली जियोप्टिमस फेसबुक ग्रुप में, और नहीं होगा नेटवर्क, आज था, हर दिन नहीं रहता है, नहीं होगा तो फिर हम लोग 7 बजे ही कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जैसे ही हमारा नेटवर्क सही होगा तो उसके बाद उस टाइम में मैं फिर आपको फेसबुक ग्रुप पे बता दूंगा, है ना। चलिए, फाइंड द कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई। इफ इंडक्टर ऑफ 10 + J10 ओम इज रिप्लेस्ड बाय 10 + J10, मतलब इंडक्टर को वहां से हटा के हम इंपीडेंस जोड़ रहे हैं, ठीक है। एक RL सर्किट बना दिए, सीरीज RL सर्किट है ये, R + j ω L के फॉर्म में ना, सीरीज RL हो गया 10 + J10।
अब आपसे पूछा है फाइंड द 30 माइनस 40J। एक का आंसर आ गया, डोपाला दीपिका 30 माइनस J40। और लोग सो रहे हैं क्या या भाग गए? भागो मत। गेट एग्जाम में रैंक लाने से अगर प्यार है तो नहीं भाग सकते, ठीक है? ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी, बताया जाए। इफ इंडक्टर ऑफ J10 को 10 प्लस J10 30 माइनस 40J, कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई जुबैर 0 आएगा। सर्किट क्लोज है, एक्टिव पावर तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, तो 0 कैसे ला दिए? माइट पॉसिबिलिटी है कि रिएक्टिव पावर 0 हो जाए, लेकिन एक्टिव पावर तो तुम्हारा आएगा। यस, 30 माइनस J40। मैग्नीट्यूड रिवर्स कैसे किए सर? कहाँ मैग्नीट्यूड रिवर्स किए? क्या कर दिए हम बस J10 ओम इंडक्टर को हटा के वहां हम क्या कर दिए, हम सीधे उसके अरे इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि हम इंडक्टर के सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टर लगा रहे हैं, बस यही है क्वेश्चन। इंडक्टर जो था ना J10 ओम का, उसके सीरीज में हम 10 ओम का रेजिस्टर लगा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई बताओ। मैग्नीट्यूड रिवर्स कहाँ किया? क्या मैग्नीट्यूड रिवर्स कर दिए? ठीक है, चलिए अब मैं इसको 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं, फिर इस सेशन को क्लोज करते हैं। इसमें भी आपका देखो तो ऑब्वियसली टेलीगेंस थ्योरम वेरीफाई मैं कर दूंगा, है ना? तो यहां देखो 10 प्लस J10 मैं लिखा हूं, 10 प्लस J10 आपको पता होना चाहिए ये कैसा है। ये ऑब्वियसली कैसा है? RL सर्किट हो गया 10 ओम का और J10 ओम। मतलब हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंडक्टर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं 10 ओम का। क्वेश्चन यही था और कुछ नहीं था। तो आप लोग कैसे निकाले हो पता नहीं, हम इसको कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर पावर ट्रायंगल से। टोटल पावर हमको निकालना है। टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय दिस सर्किट इज नथिंग बट टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम दिस सप्लाई। एक ही सप्लाई है। तो यहां बताओ, यहां पे आपका एक्टिव पावर कितना मिलेगा? तो ये 1 है, 1I²R 10 वाट मिल गया। अच्छा, प्लस इसका भी तो एक्टिव पावर मिलेगा, तो यहां का हमको पहले IR फाइंड करना होगा। यहाँ का IR के लिए हमको यहाँ का VL यहाँ का V पता होना चाहिए। मान लो VZ है, तो VZ इज इक्वल टू 1 एट एन एंगल ऑफ 0 10 प्लस J10। हम देखो कितना फास्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस पे, 10√2 एट एन एंगल ऑफ प्लस 45। जैसे ही आपको पता चला तो IR निकाल लोगे। IR की जरूरत क्या है? पावर ही तो निकालना है, IR की जरूरत ही नहीं है। तो V²/R करेंगे, ये 10√2 का स्क्वायर बाई 10 कितना आएगा? 10 प्लस 20 30 वाट एक्टिव पावर। क्योंकि हम आपको बताया कि एक्टिव पावर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एक यहाँ रेजिस्टर एक यहाँ रेजिस्टर, इसी के अक्रॉस मिलेगा, ना कैपेसिटर के अक्रॉस ना इंडक्टर के अक्रॉस। तो एक्टिव पावर आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस 30 वाट मिल गया। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल सही। इसको एक और तरीके से सोल्व किया जाए। अब देखो रिएक्टिव पावर में आपको क्या करना होगा, यहां का QL मिलेगा और यहां का QC मिलेगा। QC आप कैसे निकालोगे? तो यहां का करंट निकालोगे, उसके बाद ही आप QC निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपसे नेट पावर पूछा है ना, ओके, नेट पावर पूछा है तो क्यों ना हम ऐसे करें, ओके ठीक है। तो VZ इतना है, IR हम निकाल लेते हैं। IR तो एनी हाउ निकालना होगा, तो 10√2 एट एन एंगल ऑफ प्लस 45 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया? √2 एट एन एंगल ऑफ प्लस 45। तो I नेट कितना हो गया? I नेट विल बी इक्वल टू 1 एट एन एंगल ऑफ 0 प्लस √2 एट एन एंगल ऑफ प्लस 45। कीजिए इसको, ये तो निकालना होगा ऑब्वियसली, है ना? 2 प्लस I, जो भी है। तो देखो यहां पे हमको कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? देखो ये हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 √5 आएगा। एंगल कुछ भी आ सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है, एंगल हम ऐसे भी नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं। तो टोटल एक्टिव पावर तो हमको मिल गया। अच्छा,
सर टोटल एपरेंट पावर भी तो आप बता सकते हो, एपरेंट पावर भी तो बता सकते हो, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय आई। टोटल वोल्टेज नहीं मालूम है तो इस तरह से हम नहीं जा सकते, एनी हाउ हमको एंगल फाइंड करना ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा शिफ्ट कॉम्प्लेक्स बेस √5/26.56, ये हो जाएगा 26.56। वो नहीं भी फाइंड करो तो चलेगा, क्योंकि हमको रिएक्टिव पावर, अब देखो क्यूसी निकाल लो, क्यूसी हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू एक्सी, आई कितना है इतना 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 50, पी हमारा इधर है 30, क्यूसी इधर आ गया 50, क्यूएल बता दो, इसे ही निकाल लो ना, ये सब एंगल वेंगल का झंझट ही हट जाएगा। क्यूएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, आर एक्सएल इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया क्यूएल। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, S इज इक्वल टू नेट फेजर आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ 30 माइनस J40। तो देखो अगर फंस गए एंगल वेंगल निकालने में तो फंस गए, तो फंस गए, फिर 3 मिनट में नहीं खत्म होगा, जैसा मैं आपको बताया अभी, यहां जाके फिर आपको एंगल निकालना पड़ता। तो कोशिश ये करो कि जो मैं आपको बताया हूं पावर ट्रायंगल से, उस तरह से आप जाओ, उसमें एंगल वेंगल का झंझट ही नहीं है, सीधे आप आई स्क्वायर एक्सएल कर लो, वी स्क्वायर अपॉन एक्सएल। अब यहाँ वी स्क्वायर अपॉन एक्सएल कर सकते हैं क्या, वीजेड स्क्वायर अपॉन एक्सएल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वीजेड इज टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 10 ओम रेजिस्टर एंड 10 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों के साथ है, तो वीजेड स्क्वायर अपॉन 10 नहीं कर सकते, लेकिन आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर एक्सएल कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस तरह से हम क्यूएल निकाल लिए, क्यूसी निकाल लिए, वहां पे हम पावर ट्रायंगल में देख लिए कि ये 10 है, ये 50 है, नेट फेजर हमारा किधर शिफ्ट हो गया, इधर, दैट मीन्स ये 40 हो गया, और 30 माइनस J40 आपको दे देगा पावर फैक्टर एंगल, भी आप इनपुट पावर फैक्टर से निकाल सकते हो, tan इनवर्स 4/3 से पावर फैक्टर एंगल मिल जाएगा, फिर cos फाई भी मिल जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से आप मैनिपुलेट करना सीखो, पावर के साथ ही आपसे खेलेंगे। वोल्टेज करंट निकालना बहुत आसान है, नोडल से हम निकाल लेंगे, मेष से निकाल लेंगे, पावर से जैसे ही आपका बात करेगा ना, हमेशा आप पावर ट्रायंगल के थ्रू जाओ, ये एंगल वेंगल का झंझट हट जाएगा। एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे हमको एंगल पता होना चाहिए। अगर एंगल नहीं भी मालूम है, यहां देखो 2 + j में हम रहने देते, √5 एट एन एंगल ऑफ ये नहीं निकालते, हम √5 भी रखते, तब भी हमारा आंसर आ रहा है, तो हम क्यों ये एंगल में झंझट रखें, कोई मतलब का नहीं है। तो बेटर यही है कि हम पावर ट्रायंगल से ही, हमेशा पावर पूछे तो हम पावर ट्रायंगल को फॉलो करके जाए। पावर ट्रायंगल हमेशा आपका एक्स एक्सिस +y -y में आएगा, लेकिन देखो करंट का एंगल ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज तुम समझो, हाँ इनपुट पावर फैक्टर तो आप इजिली निकाल सकते हो। यहां का वोल्टेज अब फाइंड करो, यहां का वोल्टेज फाइंड करो, यहां का पहले वोल्टेज फाइंड करो, इजिली फाइंड कर लोगे वोल्टेज, या तो पूरा रिएक्टेंस ले लो, या फिर यहां VC निकाल लो, VZ, द VC + VZ विल गिव यू द वोल्टेज। ये कुछ एंगल पे आएगा, अब ये 0 पे नहीं आएगा, कुछ एंगल पे आएगा। तो क्या आप बोल सकते हो कि इनपुट पावर फैक्टर विल बी इक्वल टू cos 26.56? नहीं बोल सकते, क्योंकि इनपुट पावर फैक्टर में आपका वोल्टेज रेफरेंस नहीं है, वोल्टेज कुछ एंगल पे है। तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट लेना होता है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट लोगे, लेकिन यहाँ पे इनपुट वोल्टेज का एंगल हमको नहीं मालूम है। पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हम एंगल 0 हम निकाले थे, इसमें एंगल कुछ आएगा, समझ रहे हो। तो इनपुट पावर फैक्टर डायरेक्ट नहीं लिख देना cos 26.56, गलत हो जाएगा, उससे निकालना, ठीक है। चेक करो, पक्का मैं बता रहा हूं, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 cos ऑफ आंसर, आपका आंसर आ रहा है 0.6, और इससे अगर आप निकालते हो cos ऑफ 26.56, ये देगा ही नहीं, 0.89 दे दिया, तो गलत दे दिया, समझे। तो cos इनवर्स 0.6, ये आपका एंगल है 53.13। तो अगर करंट का एंगल 26.56 है तो वोल्टेज का कितना होगा, तो वोल्टेज ऑब्वियसली आपका लीडिंग बिहेवियर दिखा रहा है ना, तो वोल्टेज आपका निगेटिव में आएगा। कितना निगेटिव में आएगा वो भी देख लो, 26.56, 26.57 पे आएगा। ये जो वोल्टेज आप निकालोगे, ये आपका एट एन एंगल ऑफ -26.57 पे आएगा, ठीक है। तो इनपुट पावर फैक्टर के लिए सीधे करंट का फेजर मत देख लेना, पावर ट्रायंगल से जाना, ये निकाल के देखना, इतना ही आएगा। अब इसके बीच में और इस नेट करंट के बीच में एंगल देखो, तो नेट करंट के बीच का एंगल -26.57 और ये 26.56, दोनों को ऐड करो, उसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा 26.56 + 26.57 cos ऑफ आंसर, बिल्कुल 0.6। तो हर चीज क्लियर होना चाहिए, हर चीज। देखो कितना है VS 20 - J10, तो 20 - J10 का एंगल निकाल के देखो,
20 माइनस J10 का एंगल निकालो, 20 माइनस J10 का एंगल निकालो, ये आपका आ जाएगा बिल्कुल -26.56। नहीं नहीं सुप्रिया गलत कर रही कुछ, -26.56। बिल्कुल ठीक है, -26.56। तो मैं ये कैसे निकाला, मैं उल्टा निकाला। करंट का एंगल पता है, इनपुट पावर फैक्टर का एंगल हमको मालूम चल गया 0.6 से 52 या 56 के आसपास जो भी आ रहा है, और उस हिसाब से मैं उसको माइनस करके वोल्टेज का एंगल निकाला। आप पहले वोल्टेज का एंगल निकालो, फिर करंट का, फिर इनपुट पावर फैक्टर, बात वही है। तो घुमा फिरा के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि करंट का एंगल जो है वही पावर फैक्टर एंगल होगा, ऐसा मत सोचना। वो वोल्टेज जब आपका एंगल 0 पे होगा तब करंट का एंगल पावर फैक्टर एंगल के बराबर होगा। अदरवाइज आपको पावर ट्रायंगल से जाना होगा, पावर ट्रायंगल से चेक करना होगा, या फिर आप इसका इनपुट इंपीडेंस निकालो टोटल, और वो उसका एंगल जो आएगा, इनपुट इंपीडेंस का जो एंगल आएगा वो पावर फैक्टर एंगल देगा। एवरीबॉडी क्लियर? चलिए ठीक है, तो इस सेशन को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे, और क्वेश्चंस के थ्रू ही और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत चीज बताया हूं, बहुत चीज बताया हूं, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत चीज आज मैं एक्सप्लेन कर दिया, यही है। अब सीरीज आरएलसी में आपसे पूछ सकता था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताओ, तो वो सब हम लोग देखेंगे। अभी बेसिक पहले क्लियर कर ले, वोल्टेज, करेंट, पावर, इन तीनों से खेलना सीख लो, फिर सीरीज आरएलसी में क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सब देख लेंगे। सब आसान चीज है, वो सब बड़ी चीज नहीं है। पहले खेलना सीखो किसी भी सर्किट को, कैसे हम खेल के वोल्टेज, करंट एंड पावर निकाल सकते हैं। और यहां पे हमेशा आपका 3 पावर आएगा, वन इज एपरेंट पावर, सेकेंड वन इज एक्टिव पावर एंड थर्ड वन इज रिएक्टिव पावर। और वो तीनों हम लोग हर एक सर्किट में जब निकालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी सर्किट में करंट का एंगल के बराबर ही पावर फैक्टर एंगल, किसी सर्किट में करंट के एंगल के बराबर पावर फैक्टर एंगल नहीं, जैसे इसमें नहीं है। तो आपका थोड़ा सा लॉजिकली ब्रेन ओपन होगा, फिर आप सोचोगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, V एट एन एंगल ऑफ 36.86, I एट एन एंगल ऑफ -45, फाइंड पावर फैक्टर। आप क्या करते हो, सीधे 45 करंट का एंगल देखे cos 45 कर देते, नहीं, 45 प्लस 36.86 फिर कोसाइन ऑफ दैट, है ना। तो वो चीज हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद इसी तरह से प्रोसीड करते रहेंगे। तो आज के सेशन में मजा आया कि नहीं, और कुछ है आपको एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल आप अभी कमेंट कर सकते हो 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे। खेलना ही तो सीखना है अपने को, मोटिवेट रहो और खेलना सीखो। खेला ही तो रहा हूं, पढ़ा कहां रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, कल और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, उसमें आपको KCL, KVL सब चीज बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। फिर आप बहुत मजा आएगा आपको कि हाँ कैसे हम खेल रहे, कैसे फेजर, अब आसान हो गया होगा चीजें। इतना ही है, एसी सर्किट इतना ही है। लोग उसको बड़ा बना देते हैं, सीरीज अलग पढ़ के, RL अलग पढ़ो, RC अलग पढ़ो, RLC अलग पढ़ो। क्यों पढ़ूँ, मैं एक ही से सारा करता हूँ ना, देखो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, इसका एक होमवर्क आपको देता हूँ, इसका फेजर डायग्राम बनाना। ठीक है, फेजर डायग्राम, वोल्टेज बताओ कहाँ है, करंट कहाँ है, IR कहाँ है, VZ कहाँ है, ये करंट कहाँ है, ऑब्वियसली ये रेफरेंस लोगे, उसके हिसाब से टोटल का फेजर डायग्राम बनाना। ये आप होमवर्क में ले लो। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन में कराया हूं ना, पहला वाला क्वेश्चन, फिर पार्ट बी क्वेश्चन, तो पहला वाला क्वेश्चन का भी फेजर डायग्राम बना लो। फेजर डायग्राम से खेलना आना चाहिए ना, पता चलना चाहिए ना वोल्टेज हर एक जगह का कहाँ कहाँ है, तो वो चीज। और इसमें भी आप इस जगह का वोल्टेज एक ले लो, एक होमवर्क ले लो। यहां का J10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VL है, J10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है VL है। अब आपको फेजर डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है जिसमें आप सबको रिप्रेजेंट करोगे, V को, I नेट को, IR को, VZ को, VL को, और इसको आप I मान लो ना, इसको I, इसको I को, ये सब आप फेजर डायग्राम में बनाओ। ठीक है ना, ये चीज बनाओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए ओके सर, इनपुट पावर फैक्टर फ्रॉम पावर ट्रायंगल बता दीजिए। बता दो दिया, इनपुट पावर फैक्टर यही है, पावर ट्रायंगल। आप इनपुट पावर का पावर ट्रायंगल बनाए हो, वही जो पावर फैक्टर दे रहा है वही इनपुट पावर फैक्टर हो गया। क्लियर? चलिए तो स्टॉप करें इसको।
तो स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आप फेजर डायग्राम बना लेना, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके।